हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका एकलव्य एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो लेक्चर में। तो आज हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो पॉइंट्स मैं अभी कवर कर देता हूँ। तो देखिए भाई क्या पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हैं भाई, अगर किसी सरफेस में जो फ्लक्स आ रहा है, यानी इनकमिंग फ्लक्स जो आ रहा है, उसे कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। और जो फ्लक्स आउट गोइंग है, यानी जो फ्लक्स सरफेस से बाहर निकल रहा है, उसे हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई यहाँ पर। तो सरफेस के अंदर जो भी फ्लक्स आ रहा होगा उसको हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे, और जो फ्लक्स सरफेस से बाहर जा रहा होगा उसे हम नेगेटिव मानकर चलेंगे। ठीक है भाई। अगले पॉइंट में क्या लिखा है, अगले पॉइंट में लिखा है टोटल फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको समझ लेना। ठीक है भाई। ये कह रहा है जब भी किसी क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगा, जीरो। बात समझ में आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यानी अगर मैंने यहां पर एक क्लोज सरफेस ले लिया, ये क्लोज सरफेस मेरा एक क्लोज क्यूब है, कोई भी क्लोज फिगर हो, अगर इस क्लोज फिगर को अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये सरफेस क्लोज है और इसे मैंने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इससे लिंक करने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, जीरो। अब ऐसा क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतने बाहर भी निकल रही हैं, है ना भाई। टोटल फ्लक्स कैसे निकाला जाता है भाई, इनकमिंग फ्लक्स प्लस आउट गोइंग फ्लक्स। तो जितनी लाइंस अंदर आ रही है, जितना फ्लक्स अंदर आ रहा होगा उतना ही फ्लक्स बाहर भी जा रहा होगा। तो अंदर जितना फ्लक्स आ रहा है वो पॉजिटिव लेंगे, जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव लेंगे। और अंदर आने वाला फ्लक्स और बाहर जाने वाला फ्लक्स अगर दोनों बराबर हैं, तो आंसर कितना आएगा भाई, जीरो। यानी टोटल फ्लक्स जो होगा किसी भी क्लोज सरफेस से कितना लिंक करेगा, जीरो। क्लियर है, आगे समझते हैं। इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके। या मैं ये भी कह सकता हूँ, देखो भाई, अब मैं शेप बदल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिया, तो इस सिलेंडर से भी क्या है भाई, इस सिलेंडर को भी मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब आप सब बच्चों को पता है ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस क्लोज है, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगा, बोलो बेटा जी, जीरो। मैं कोई दूसरी शेप ले लेता हूँ, मैं कोई भी शेप लूँ, अगर वो शेप क्लोज है और उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उससे टोटल जो फ्लक्स लिंक करेगा वो कितना करेगा, बोलो बेटा जी, जीरो लिंक करेगा। ठीक है, होप आप सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस। इसको लिख लेना, टोटल फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज आउटसाइड द सरफेस इज जीरो। यानी कहने का मतलब अगर किसी क्लोज सरफेस के, तो फिर दोबारा वही सेम बात करेंगे हम। मैंने क्लोज सरफेस ले लिया, मान लेते हैं मैंने क्लोज क्यूब ले लिया। अगर इस क्लोज सरफेस के बाहर मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, 3Q या प्लस 5Q, तो अगर किसी क्लोज सरफेस के आउटसाइड अगर कोई भी चार्ज रखा जाए, तो इस चार्ज की वजह से इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो इससे जो टोटल फ्लक्स लिंक करेगा इन चार्जेस की वजह से वो कितना होगा, बोलो बेटा, जीरो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इन सभी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी वजह से क्या होगा, इन सभी से जो फील्ड निकलेगी, जो फील्ड इसके अंदर जाएगी, इन सभी की वजह से जितनी फील्ड अंदर जा रही होगी इतनी फील्ड बाहर आ रही होगी। यानी जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना बाहर भी आ रहा है, तो टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, जीरो कर रहा होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी किसी क्लोज बॉडी के बाहर जो चार्ज होंगे, अगर किसी क्लोज बॉडी के बाहर यानी आउटसाइड कोई चार्ज होते हैं, तो आउटसाइड चार्जेस की वजह से इस क्लोज बॉडी से टोटल कितना फ्लक्स लिंक करता है, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। ठीक है, तो चलिए हमने समझ लिए। अब हम समझेंगे भाई हमारा गॉस लॉ। चलिए समझते हैं गॉस लॉ क्या कह रहा है भाई। तो गॉस थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको हम गॉस लॉ भी कह सकते हैं, गॉसेस थ्योरम भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है भाई, ये कहता है टोटल फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस। ठीक है, टोटल फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्लोज एनक्लोज विद इन द सरफेस। इसके कहने का मतलब क्या, जरा समझते हैं। ये कह रहा है भाई कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिंक करता है भाई। तो भाई गॉस ने बोला कि भाई टोटल किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक करने वाला टोटल फ्लक्स बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। ठीक है भाई, तो टोटल चार्ज जो भी सरफेस के अंदर होगा उसको हम यहां पर लिख लेंगे। तो इस वाले सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा भाई, इतना करेगा। तो गॉसेस ने क्या किया भाई, गॉसेस ने फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान बना दिया। ठीक है भाई, तो आपको मैं एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, जरा समझना। तो मान लो भाई यहां पर मैंने क्या लिया, एक रैंडम कोई भी सरफेस ले लिया, इसके अंदर +3 -2 और +10 कूलम चार्ज था। ठीक है भाई, बाहर एक +5 कूलम +3 कूलम चार्ज भी रखा हुआ था। तो अब भाई पूछा जाएगा, बताओ इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है।
तो नीचे सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं वो चार्ज जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है हमारा भाई प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 10, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना बोलो बेटा, तो टोटल चार्ज जो हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा भाई 11 कूलम। नीचे क्या आएगा बोलो बेटा जी, नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस क्लोज सरफेस से टोटल कितना चार्ज लिंक कर रहा होगा, सॉरी टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, इतना कर रहा होगा, ठीक है भाई। अच्छा अभी +5 और +3 भी तो हैं, तो क्या इनकी इन दोनों चार्जेस की वजह से इस सरफेस से क्या कोई फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा होगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, बिकॉज ये क्या है भाई आउटसाइड में है। तो जो चार्ज आउटसाइड होते हैं उनकी वजह से किसी क्लोज सरफेस से कोई फ्लक्स लिंक नहीं करता। समझ में आगे नहीं आ गया। और थोड़ा मैथमेटिकली अगर लिखा जाए, इसको मैं लिखता हूं मैथमेटिकली, अगर लिखा जाए तो हम गॉसेस लॉ को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके बराबर होता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ये बराबर किसके होगा भाई, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। होप आप बच्चों को समझ में आया होगा गॉसेस थ्योरम क्या होती है। अब हम गॉसेस थ्योरम को बेटा प्रूफ करेंगे, ठीक है बेटा, गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया, ठीक है भाई। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। अब इस इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को हमने गॉसियन सरफेस से क्यों ढका है, बिकॉज गॉस लॉ तभी अप्लाई कर सकते हैं बेटा हम जब हमारा चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो। अब इस चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर रखने के लिए इसके चारों तरफ हमने क्या मान लिया, इसके चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल सरफेस मान लिया, जिसे हम गॉसियन सरफेस का नाम भी देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चार्ज को जब भी हम किसी इमेजिनरी सरफेस से कवर करते हैं ताकि हम गॉस लॉ अप्लाई कर पाएं, तो ऐसे सरफेसेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, जिसके सेंटर पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है अभी हमारी कैपिटल आर है। अब मुझे प्रूफ करना है कि इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक करेगा वो कितना करेगा बोलो बेटा, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज क्यू, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो अब ये मैं कैसे प्रूफ करूंगा, तो जरा देखते हैं भाई। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालने का जो हमारा पुराना तरीका था वो क्या था बेटा जी, कुछ ऐसे था भाई कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ये वेक्टर का साइन हटाए तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, क्लियर है। अब जैसा कि मुझे पता है कि सरफेस स्फेयर के हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर और E ये दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। ds मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस का एलिमेंट ले लिया है, तो हर एक पॉइंट पर इस स्फीयर के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी भाई, पैरेलल रहेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों क्या रहने वाले हैं, पैरेलल रहने वाले हैं। तो जो हमारा थीटा होगा वो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स बराबर हमारा हो जाएगा EDS cos 0, और cos 0 कितना होता है बोलो बेटा 1। तो ये 1 है तो इसे यहाँ से हटा लेते हैं। समझ में आगे नहीं आ गया। अब क्या करेंगे भाई, ध्यान देना, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस चार्ज की वजह से वो क्या रहेगी, बराबर। बिकॉज क्या भाई, इस चार्ज से हर एक पॉइंट बराबर दूरी पर है, स्फीयर का हर एक पॉइंट इस चार्ज से बराबर दूरी पर होगा, तो हर एक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो E बाहर आ जाएगा, तो ds अंदर रह जाएगा, क्लियर है। तो ds को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो भाई ds को इंटीग्रेट करने का मतलब है ऐसे छोटे छोटे एरिया इस पूरे स्फीयर्स पे होंगे और सारे ऐसे छोटे छोटे एरिया इस पूरे स्फीयर पे होंगे। अगर हम इन सारे छोटे छोटे एरियाज को जोड़ लें यानी इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक बड़ा एरिया मिलेगा। और वो बड़ा एरिया किसका होगा, इस स्फीयर का होगा। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है बोलो बेटा, तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ds को इंटीग्रेट करने पर आएगा 4πr²। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स बराबर हमारा आ गया क्या भाई, E इंटू में 4πr²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो स्फीयर का हर एक पॉइंट इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पर आएगा q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से वो क्या होगी, 1/4πε0। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसकी वजह से। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से r। तो यहाँ पर हमने r² लिख लिया। तो ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब क्या लिखेंगे भाई हम, अब लिखेंगे हमारा हम 4πr², क्लियर है। तो यहाँ पर 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, और फाइनली हमारा जो टोटल फ्लक्स निकल कर आएगा वो क्या बचेगा, वो 4π से 4π काट दिया,
ठीक है, 4 पाई से 4 पाई काट दिया और कुछ काटा, हाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दिया, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, क्यू बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा। ठीक है भाई, और यही तो हमारा गॉस लॉ है, बात समझ में आ रही है। तो गॉस थ्योरम हमें यही कहती है कि भाई टोटल फ्लक्स लिंक टू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। होप आप सब बच्चों को गॉस थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या भाई, कि किस तरीके से हम गॉस लॉ का यूज करके कूलम्ब्स लॉ डेराइव करें। तो चलिए समझते हैं। तो अब जो डेरिवेशन हमने करी थी, बिल्कुल डेरिवेशन हमें बिल्कुल वैसे ही करनी है, यानी लास्ट डेरिवेशन जो हमने करी थी प्रूफ जैसे किया था बिल्कुल सेम करना है यहाँ तक। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ सेम कर लिया, वही सेम हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मानने वाले हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस को अज्यूम करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सेंटर पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, बिल्कुल डिक्टो सेम। तो यहाँ तक डेरिवेशन सब कुछ सेम रहने वाली है। अब हमें यहाँ पर गॉस लॉ का यूज करना है, गॉस लॉ को प्रूफ नहीं करना। तो गॉस लॉ को यूज करने का मतलब क्या है, गॉस लॉ को यूज करने का मतलब है यहाँ पर हम टोटल फ्लक्स को लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो टोटल फ्लक्स को हम लिखेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है भाई, बराबर क्या है भाई यहाँ पर E इंटू में 4 पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगी 1 बाय 4 पाई, ये 4 पाई नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये जो Q है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और आर स्क्वायर जो यहाँ पर आएगा उसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकल कर आई है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है भाई, तो कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है। और कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है भाई, कूलम्ब्स लॉ में बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही चार्ज है, तो हमें दूसरा चार्ज भी लाना पड़ेगा। तो अगर मैं दूसरा चार्ज कहाँ पे ला के रखता हूँ, अगर मैं दूसरा चार्ज ला के रखता हूँ इस सरफेस पर, इस गॉसियन सरफेस पर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो चलिए जानते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट प्लेस्ड ऑन गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, तो गॉसियन सरफेस पर अगर मैं कोई चार्ज लाकर रखूंगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो चलिए जानते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है भाई, जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है उस चार्ज को यहां लिखेंगे, साथ में जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया उसको यहां रखेंगे। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट पर ध्यान देना भाई, क्यू नॉट आ गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ये हमने निकाल ली है। तो ये हमारी भाई 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमारा भाई क्यू बाय आर का स्क्वायर, तो ये निकल कर आ गया भाई हमारे पास 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। और यही हमारा कूलम्ब्स लॉ है। तो हमने गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूफ कर दिया। बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर लिखा हुआ है टोटल फ्लक्स लिंक टू अ गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस। यानी कहने का मतलब क्या हो गया भाई, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स किसी गॉसियन सरफेस से लिंक कर रहा है वो उस गॉसियन सरफेस की शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही चार्ज उस बॉडी के अंदर कहां पर मौजूद है, यानी चार्ज की पोजीशन क्या है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो जरा एक्सप्लेन करते हैं भाई इसको। मान लेते हैं मैंने एक स्फीयर ले लिया। ठीक है भाई, स्फीयर के सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है भाई, ये चार्ज रखा हुआ है, टोटल चार्ज है सरफेस के अंदर Q, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगा, तो ऊपर हम रखेंगे टोटल चार्ज जो इस सरफेस के अंदर है और नीचे रखेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अगला अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर लेता हूँ, ठीक है भाई, और इसी चार्ज को मैं सिलेंडर के अंदर रख दूँ, तो इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना लिंक कर रहा होगा, तो भाई थ्योरम के अकॉर्डिंग ऊपर रखते हैं हम टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है और नीचे रखेंगे एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पर एक क्या ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक शंकु, हिंदी में बोले तो शंकु, इंग्लिश में बोले तो कोन, अगर मैं कोन ले लूँ और कोन के अंदर अगर मैं एक चार्ज को रख दूँ तो इससे टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा भाई, तो टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है वो यहाँ लिखेंगे और नीचे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। यानी कहने का मतलब मैं शेप को चेंज करूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फ्लक्स की वैल्यू सेम है। बात समझ में आ रही है। अगले पॉइंट क्या लिखा हुआ भाई, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है भाई सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, फ्लक्स सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है, उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता या साइज पे डिपेंड नहीं करता। साइज का मतलब ये भाई, अगर मैं इसकी रेडियस को बढ़ाकर डबल कर दूं, इसकी रेडियस मान लेते हैं r है और इसकी मैंने रेडियस बढ़ाकर डबल कर दी है यानी 2r कर दी है, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज था वो अभी भी सेम है, तो इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा बताओ, टोटल चार्ज कितना सरफेस के अंदर Q, नीचे किसको डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट को, तो अभी भी जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो साइज बढ़ाने से कुछ नहीं होता, इसके अंदर का चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जब तक इसके अंदर का चार्ज सेम रहेगा
इस बॉडी से लिंक करने वाला फ्लक्स भी सेम है। हम चाहे इसकी शेप को चेंज करें, चाहे साइज को चेंज करें और चाहे पोजीशन को चेंज करें, यानी कहने का मतलब अगर मैं चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ भी रख दूंगा ना, तब भी ये रहेगा तो सरफेस के अंदर ही, और सरफेस के अंदर जितना चार्ज है सिर्फ वही यहाँ पर लिखा जाएगा। तो चार्ज की पोजीशन पर भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। समझ में आगे नहीं आ गया भाई? तो चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। तो बेटा चलो थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मुझे एक हेमीस्फीयर गिवन है और इस हेमीस्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब मुझे बोला जाता है कि इस हेमीस्फीयर से टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे गॉस बाबा की याद आएगी, ठीक है भाई, यानी गॉस थ्योरम की याद आएगी। तो गॉस थ्योरम ने बोला था भाई कि जो टोटल फ्लक्स लिंक करता है वो बराबर क्या होता है भाई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि ये चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये चार्ज अभी क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, ये चार्ज क्लोज सरफेस के ऊपर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इसके ऊपर एक इमेजिनरी हेमीस्फीयर बना दूं, जिसे हम क्या बोलेंगे भाई, हेमीस्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक हेमीस्फीयर है और एक गॉसियन सरफेस भी है, ठीक है भाई, इमेजिनरी। तो ये बन गया हमारा एक हेमीस्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब चार्ज जो है टोटल किसके अंदर आ चुका है भाई, क्लोज सरफेस के अंदर आ चुका है। तो मैं बोलूंगा भाई कि दो हेमीस्फीयर, यहां पर हम बोल सकते हैं ना भाई, दो हेमीस्फीयर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, है ना, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एक हेमीस्फीयर की वजह से या एक हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, दो से इतना लिंक करेगा, तो एक से कितना करेगा, 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। होप आप सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। सेम चीज मैं यहां पर करूंगा, यहां पर भी चार्ज ऐसे रखा हुआ है, तो यहां पर भी इसको क्लोज करने के लिए मैं इसके ऊपर एक और सिलेंडर ड्रॉ कर दूंगा, और एक और सिलेंडर ड्रॉ करने से क्या होगा बोलो बेटा, अब चार्ज क्लोज हो गया, और चार्ज क्लोज होने से अब मैं इसमें गॉस थ्योरम लगा सकता हूं। तो टोटल कितने सरफेस हैं भाई, टोटल 2 सिलेंडर्स हैं, ठीक है। चार्ज तो पूरी तरह क्लोज हो चुका है, तो पूरे क्लोज सरफेस, ध्यान दो भाई, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो पूरे क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इतना, नीचे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो 2 सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, इतना। तो बताइए बेटा जी, एक सिलेंडर से कितना लिंक कर रहा होगा, तो एक सिलेंडर से लिंक कर रहा होगा 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। होप सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी। अगला क्या है बेटा जी, अगला हमने क्यूब लिया और क्यूब के इस वाले सरफेस के बीचों बीच हमने एक चार्ज रखा है। अब इस चार्ज से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम इसे क्लोज करना पड़ेगा अगर मुझे यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो, ठीक है। वैसे तो आंसर समझ में आ गया होगा अभी बच्चों को आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको भी हम क्लोज करने के लिए एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्यूबिकल गॉसियन सरफेस लेट कर लूँगा, ये हमारा क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है बेटा जी, ठीक है भाई। तो अगर मैंने इसको एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से ढक दिया तो अब ये चार्ज पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, लेकिन 2 क्यूब से क्लोज हुआ है। तो टोटल जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा इन दोनों क्यूब से वो कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर रखते हैं टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर है एकदम, वो है क्यू, नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो 2 क्यूब से अगर इतना फ्लक्स लिंक कर रहा है तो 1 क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो 1 क्यूब से जो फ्लक्स लिंक करेगा वो करेगा 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, ये भी निकल कर आ गया। तो बहुत ही आसान तरीके थे सारे के सारे। अब यहाँ पर मुझसे पूछता है कि बताओ सरफेस से कितना लिंक करेगा, एक सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिंक करेगा। तो मेरी बात जरा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज इस वाले सरफेस पर ही इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी भाई, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है भाई। और यहां पर अब अगर मैं एक सरफेस एरिया ड्रॉ करूं तो सरफेस एरिया का वेक्टर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो सरफेस वेक्टर इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया है, 90 डिग्री का। तो इस वाले फेस पर, इस वाले क्यूब के इस वाले फेस पर और इस वाले क्यूब के इस वाले फेस पर क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 बनेगा। तो यहां से तो फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, तो भाई फ्लक्स कहां लिंक करेगा, तो फ्लक्स लिंक करेगा बाकी बचे हुए सरफेस से। तो दोनों में टोटल मिलाकर कितने सरफेस हैं भाई, 12। बात समझ में आ रही है, दोनों में टोटल मिलाकर अगर 12 सरफेस हैं, ठीक है, तो 2 सरफेस से फ्लक्स लिंक नहीं किया तो कितने सरफेस बच गए भाई, तो बच गए सिर्फ 10 सरफेस, ठीक है भाई। तो हम बोलेंगे 10 सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो 10 सरफेस से टोटल फ्लक्स लिंक कर रहा होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक सरफेस से कितना करेगा, ठीक है भाई, एक सरफेस से करेगा 1/10 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। 10 सरफेस का मतलब हो गया पूरी बॉडी, ठीक है भाई, इतना कर रहा था तो एक सरफेस से कितना करेगा 1/10। होप आप सब बच्चों को ये समझ में आ गया हो। अब चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं गॉसेस लॉ के ऊपर, ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है भाई, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, एक बार मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स
and uniform with the same magnitude in the negative x direction for negative x. It is given that electric field is equals to 200 I cap Newton per coulomb for x is greater than 0 and electric field is equals to minus 200 I cap Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of the length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis, so that one face is at x is equals to plus 10 cm and other is at the x is equals to minus 10 cm. तो अब पहले पार्ट में बोला गया व्हाट इज द नेट फ्लक्स, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस, यानी हर एक फ्लैट फेस से नेट आउटवर्ड फ्लक्स हमारा क्या होगा। सेकंड वाले में बोला गया भाई व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर्स, यानी सिलेंडर का जो कर्व्ड साइड है उससे टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, यानी पूरे सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। और हमारे चौथे पार्ट में बोला गया व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर टोटल कितना चार्ज है ये हमें कैलकुलेट करना भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में सिंपल बोला गया भाई कि x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है, पॉजिटिव आई कैप की तरफ, यानी इधर की तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई, इसका मैग्नीट्यूड है 200 आई कैप। ये बात समझ में आ गई। दूसरा उसने बोला है भाई कि x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, x लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव x एक्सिस। तो नेगेटिव x एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है भाई हमारी, यहाँ पर हम देख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को यहाँ से हटा देंगे और इसको आई कैप के अंदर डाल देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस आई कैप की तरह, माइनस आई कैप की तरफ है, तो उसको हम ऐसे करके कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और उसका मैग्नीट्यूड कितना बोलो बेटा, मैग्नीट्यूड 200 है। ठीक है भाई, 200 न्यूटन पर कूलम और ये भी 200 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर नेगेटिव क्या कर दिया भाई, नेगेटिव आई कैप इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है और मैग्नीट्यूड कितना है भाई 200 न्यूटन पर कूलम। ये बात समझ में आ गई होगी। इस फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। ठीक है, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर, रेडियस जो है इसकी 5 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले पार्ट में हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, ध्यान से सुनो। पहले पार्ट में निकालने के लिए बोला गया है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, यानी हर एक फ्लैट फेस से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान, देखिए भाई, तो इसको मान लेता हूँ मैं सरफेस 1, इसको मान लेता हूँ मैं सरफेस 2 और ये जो हमारा कर्व्ड सरफेस है उसको मैंने सरफेस 3 मान लिया। बहुत ही सिंपल। ठीक है भाई, तो चलिए पहले सरफेस से, पहले फ्लैट सरफेस, उसने बोला ईच फ्लैट सरफेस, यानी इससे अलग निकालना है, इससे अलग निकालना है, दोनों को कंबाइन करके मत निकालना वरना 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सरफेस से कितना होगा, तो नॉर्मल ई आएगा और कॉस थीटा आ जाएगा, है ना भाई। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई 200, तो इसको हम 200 लिख लेंगे। एरिया कितना होगा भाई इसका, तो इस फ्लैट सरफेस का एरिया होगा पाई आर का स्क्वायर। रेडियस कितनी है बोलो बेटा 5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर और उसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया। अब थीटा कितना है भाई, तो यहाँ पर अगर मैं इस एरिया का सरफेस, अगर इस एरिया का अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ तो उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 आएगा और cos 0 1 होता है। चलिए इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा पॉजिटिव आएगा, वो आएगा 1.57। ठीक है भाई, 1.57 आएगा इसका आंसर। और फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पहले फ्लैट सरफेस से जो हमारा फ्लक्स निकल कर आया वो इतना निकल कर आया। अब दूसरे की बात करते हैं भाई, दूसरे फ्लैट सरफेस से फ्लक्स इतना निकल कर आएगा। तो दूसरे वाले फ्लैट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है। बात समझ में आ रही है, इसका एरिया भी सेम है, तो सब कुछ तो सेम ही है। तो फिर दूसरे वाले फ्लैट सरफेस से भी हमारा फ्लक्स कितना निकल कर आएगा, सेम 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है भाई, तो दूसरे से भी सेम निकल कर आ गया। अब तीसरे पार्ट में उसने क्या बोला, सॉरी ये दूसरा पार्ट नहीं था, ये तो पहला ही पार्ट था। दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है, दूसरे पार्ट में कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की साइड का मतलब क्या हो गया, ये वाला सरफेस। अब इस वाले सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये
तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। तो फ्लक्स कितना लिंक करेगा 0, बिकॉज जब भी एंगल 90 बनता है तो cos 90 0 हो जाता है, और फ्लक्स कितना लिंक करता है 0। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। थर्ड सरफेस से यहाँ पर आएगा E इंटू में A इंटू में cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगा भाई, यहाँ पर 0 लिख देंगे। क्लियर है भाई। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो भाई क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, यानी इस पूरे सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, पहला सरफेस जमा में दूसरा सरफेस जमा में तीसरा सरफेस, तीनों सरफेस से कितना लिंक कर रहा होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो पहले सरफेस से प्लस 1.57 प्लस 1.57, तीसरे सरफेस से कितना कर रहा है 0, टोटल कितना आ गया भाई 3.14। पाई की वैल्यू जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बेटा जी, होप समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई। अगले पार्ट में क्या बोला गया भाई, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो हमारे गॉस बाबा कह के चले गए थे, क्या कह के चले गए थे, तो गॉसिस लॉ ने बोला था कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम के बराबर होता है। टोटल फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बोलो बेटा जी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो बेटा टोटल चार्ज निकालने के लिए हम Q निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स है 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू में 10 टू दी पावर -12। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा 2.78 इंटू में 10 टू दी पावर -11 कूलम। ठीक है भाई। तो ये चार्ज हमारा निकल कर आया बेटा। आपकी सहूलियत के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और वीडियो को हम लंबी करना नहीं चाहते हैं। ठीक है भाई। तो होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिगर अलग से ही बना दी है। ठीक है, थोड़ी आपके लिए थोड़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए भाई क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ यू आर गिवन अ चार्ज प्लस क्यू एट द ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे हमें यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज दे रखा है एट द ओरिजिन ओ, रेफर टू द फिगर जो भी हमारी दे रखी है। कंसिडर अ स्फीयर एस विद द सेंटर 2 0 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने एक स्फीयर को कंसिडर किया है जिसका सेंटर 2 0 0 है, ऑफ रेडियस √2 मीटर, और इसकी जो रेडियस है बेटा जी वो कितनी है √2 मीटर है। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। यानी ये जो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, इसका √2 मीटर होने वाला है। ठीक है, दोनों सर्कल्स की जो रेडियस है वो कितनी है √2 मीटर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बोला गया कंसिडर अनदर स्फीयर ऑफ द √2 मीटर सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो एक तो ये हो गया सर्कल, और एक सर्कल हमने एक और माना जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। ठीक है, इसकी रेडियस भी √2 मीटर ही है, तो दोनों की रेडियस √2 मीटर है। आगे बोला गया भाई यहाँ पर कंसिडर द स्फेरिकल कैप्स, तो यहाँ पर हमें स्फेरिकल कैप्स कंसिडर करनी है। फर्स्ट PSQ, PRQ, PWQ, तो इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक साथ और लिखा हुआ है जो स्फेरिकल कैप्स हैं PSQ, PRQ, PWQ विथ नॉर्मल्स आउटवर्ड टू द रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, इनका मतलब हम समझते हैं। तो यहाँ पर 3 कैप्स हैं। सबसे पहली है PSQ, फिर है PRQ। क्लियर है, तो ये हमारी कैप है PSQ, PRQ। ठीक है, और तीसरी कैप है हमारी PWQ, ये बड़ी वाली कैप है। बात समझ में आ रही है। और एक लिखा हुआ भाई यहाँ पर चौथे में द फ्लैट सर्कल PTQ विद द नॉर्मल अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, और एक और यहाँ पर एक फ्लैट सर्कल हमें यहाँ पर दे रखा है, इसको हम फ्लैट सर्कल कह लें या सिंपल फ्लैट लाइन कह लें। ठीक है भैया, फ्लैट सरफेस भी कह सकते हैं इसको PTQ। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको PTQ। अब क्वेश्चन क्या है जरा समझता है। इसने ये भी बोला है कि ये जो कैप्स हैं, इन कैप्स की जो डायरेक्शन है वो सर्कल से आउटवर्ड है, सर्कल से नॉर्मली आउटवर्ड है। यानी अगर मैं PRQ की डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये सर्कल के बाहर नॉर्मली आउटवर्ड होगा। अगर मैं PSQ की बात करूंगा तो ये किस सर्कल का पार्ट है, ये इस वाले सर्कल का पार्ट है, तो इसकी डायरेक्शन इस सर्कल से बाहर की तरफ होगी PSQ। ठीक है, PSQ के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ से बाहर की तरफ होगी। और PTQ की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई। और अगर मैं PWQ की बात करूँ तो इसके नॉर्मल की डायरेक्शन या इसके एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, एकदम आउटवर्ड, सर्कल से आउटवर्ड। समझ में आगे नहीं आगे भाई। तो चलिए भाई
आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें लिखा है व्हाट इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द सरफेस 1 to 4, यानी 1 से लेकर 4 तक जितने भी सरफेस हैं उन सभी सरफेस पर फ्लक्स का साइन क्या होगा, जरा समझते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इनको मैं नाम दे देता हूँ। पहले PSQ को मैंने नाम दिया पहला सरफेस, PRQ को नाम दिया मैंने दूसरा सरफेस, ठीक है भाई। फिर है PWQ, तो PWQ को नाम दिया तीसरा सरफेस, और PTQ को मैंने नाम दिया भाई यहाँ पर चौथा सरफेस। क्लियर है, इससे क्या होगा भाई, फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले अब इनके साइन निकालने हैं भाई, ठीक है। तो पहले पार्ट में इन सभी सरफेसेस के साइन निकालने हैं, तो ध्यान देना भाई सारे बच्चे, ठीक है भाई। तो फ्लक्स जो है, ध्यान दो भाई सारे बच्चे, फ्लक्स का साइन किस बात पर डिपेंड करता है कि एंगल कितना बन रहा है। अगर एंगल 0 बनता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 बने तो फ्लक्स पॉजिटिव है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या बने भाई, 180 डिग्री का बने, यानी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो फ्लक्स कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो बस हमें ये देखना है कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे हैं, पॉजिटिव है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और कहाँ पर अपोजिट है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर मैं पहले सरफेस की बात करूं, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ भाई, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, ठीक है भाई, तीसरा सरफेस और चौथा सरफेस, तो इन सभी से फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है, जरा देखते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले पहले सरफेस की बात करते हैं। तो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाने वाली है, ऐसे, और पहले सरफेस का नॉर्मल कैसे होगा भाई, पहले सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो सर्कल से बाहर की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो अपोजिट है, इसलिए कैसा होगा इसका आंसर, नेगेटिव। तो इससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो नेगेटिव। दूसरे सरफेस की तरफ चलते हैं, PRQ, इससे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो आंसर पॉजिटिव। थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड पर क्या भी ये रहा, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, डायरेक्शन सेम, तो आंसर फ्लक्स पॉजिटिव। उसके बाद क्या भी PTQ, तो PTQ में क्या भी, PTQ की डायरेक्शन किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, तो यहाँ पर फिर दोबारा से ये पॉजिटिव। क्लियर है, तो पहले से जो फ्लक्स लिंक करेगा वो नेगेटिव होगा, बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे से जो फ्लक्स लिंक करेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। अगला पार्ट क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर देखते हैं भाई, दूसरा वाला पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस 1 to 4, यानी 1 से लेकर 4 सरफेस तक जितने भी फ्लक्स पास हो रहे होंगे उन सभी फ्लक्सेस का हमें बताना भाई, उन सभी फ्लक्सेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो बहुत सिंपल सा रिलेशन, देखो भाई, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, मैं आपको एक रफ बना के दिखाता हूँ, रफ डायग्राम। अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो ये भी हमारा सरफेस है, तो जितनी लाइनें इससे पास होंगी, ध्यान देना भाई, आप देख पा रहे होंगे जितनी लाइनें इस वाले सरफेस से पास हो रही हैं उतनी ही लाइन इस वाले सरफेस से भी पास हो रही हैं, उतनी लाइन इस वाले सरफेस से भी पास हो रही हैं, और उतनी ही लाइनें इस वाले सरफेस से ही पास हो रही हैं, यानी सभी सरफेसेस से बराबर लाइनें पास हो रही हैं। इसका मतलब क्या है भाई, सभी सरफेसेस से बराबर फ्लक्स लिंक कर रहा है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं भाई मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी सभी के फ्लक्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम बोलेंगे तो क्या है भाई, सभी के फ्लक्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, भले ही साइन अलग अलग आ रहा हो, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो। न्यूमेरिकली ये सारे के सारे क्या होंगे, बोलो बेटा जी, बराबर होंगे। हम ऐसा रिलेशन के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अगला क्या बेटा जी, अगला हमारा कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस डायरेक्टली, एज्यूम दैट द एरिया ऑफ द कैप सेकंड इज ए। तो हमें कैप सरफेस टू का मतलब क्या है भी यहाँ पर, PRQ। तो हमें PRQ के द्वारा कितना फ्लक्स निकल रहा है, PRQ से टोटल कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर इस सरफेस का PRQ का जो सरफेस एरिया है, अगर डायरेक्टली हमें कितना दे दिया जाए, A दे दिया जाए, ठीक है भाई। तो तीसरा वाला पार्ट लिख लेते हैं भाई। तो तीसरे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, बोलो बेटा, तीसरे वाले पार्ट के अंदर हम यहाँ पर फ्लक्स निकालेंगे। इस वाले सरफेस का एरिया ऑटोमेटिकली ये दे दिया है, तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू में A। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस सरफेस पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो चलो लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा Q, यहाँ पर आएगा R का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया A, और एंगल क्या होगा बोलो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 ही बनेगा, है ना भाई। तो इसको 0 है तो हटा देना भाई, cos 0 1 होता है क्योंकि। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितनी है,
तो चार्ज की वैल्यू क्या हमें दे रखी है यहाँ पर, तो चार्ज की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो उसको हम क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे। आर की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है, √2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। एरिया की वैल्यू है कि नहीं है। अगर मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बोलो बेटा, √2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4.5 इंटू में 10⁻⁹ क्यू, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इस तरीके से हमें दो स्फीयर दे रखे हैं। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r1 है, इसको हमने s1 बोला। दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस r2 है, उसको हमने s2 बोला। ठीक है, पहले वाले स्फीयर के अंदर, छोटे स्फीयर के अंदर चार्ज रखा हुआ है +q, दूसरे बड़े स्फीयर के अंदर चार्ज रखा हुआ है +2q। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा कि बताइए s1 और s2 से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसका रेशो निकालो। तो यहाँ पर हम कुलम्स लॉ का, यहाँ पर हम गॉसेस लॉ का पालन करेंगे। तो चलिए निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे s1 से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है। तो गॉस बाबा ने क्या बोला था भाई, गॉस बाबा ने बोला था ऊपर लिखना है वो चार्ज जो सरफेस के अंदर है। तो s1 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इस सरफेस के अंदर सिर्फ q चार्ज है, नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद S2 सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो S2 सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बताओ, तो S2 सरफेस के अंदर तो भाई 2q भी है और q भी है ना भाई। S2 के अंदर 2q भी है, q भी है। ठीक है भाई, ये S1 S2 के अंदर ही तो पड़ रहा है, इसलिए S2 के अंदर ही दोनों चार्जेस हैं, यानी टोटल चार्ज कितना हो गया 2 + 1 यानी 3q हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इनको काटूंगा तो काटने पर निकल कर आएगा भाई हमारा 1:3, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1:3। अब दूसरा वाला, तो दूसरा पार्ट में इसने क्या बोला अभी, दूसरे पार्ट में इसने बोला है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड द S1 इन प्लेस ऑफ द एयर। ठीक है भाई, इसने बोला यहाँ पर हमारे पास दो स्फीयर में बना के दिखा रहा हूँ। इसने बोला छोटे वाले स्फीयर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कांस्टेंट की जो वैल्यू बेटा कितनी है K। अब इसने बोला है कि इस छोटे सरफेस से S1 से कितना फ्लक्स लिंक करेगा। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है, चेक कर लेते हैं भाई। तो जो फ्लक्स लिंक करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा, उसका फॉर्मूला होता है EDS। बात समझ में आ रही है। अब किसी भी मीडियम के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना घट जाती है, K गुना घट जाती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E ना होकर E/K होगी। क्लियर है, K कॉन्स्टेंट है इसलिए उसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा EDS। क्लियर है, और ये EDS क्या है भाई, EDS जो है बिल्कुल वही है जो पहले फ्लक्स आया था हमारा। बात समझ में आ रही है। तो पहले जो हमने फ्लक्स निकाला था वो कितना निकाला था भाई, पहले जो फ्लक्स निकाला था वो Q/ε0 निकाला था, तो 1/K लिखेंगे। ठीक है भाई, EDS का मतलब क्या है, जो पहले निकाला गया फ्लक्स था। तो पहले निकाला गया फ्लक्स हमारा कितना था बोलो बेटा जी, वो था हमारा Q/ε0। ठीक है भाई, तो जो फ्लक्स लिंक करेगा वो कितना करेगा 1/K Q/ε0। ठीक है भाई, तो S1 से अब जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा वो कितना होगा, वो K गुना घट गया होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, तो उससे लिंक करने वाला फ्लक्स क्या होता है, K गुना घट जाता है। आप देख ही रहे होगे, पहले इतना लिंक कर रहा था Q/ε0, अब ये K गुना घट गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से। ठीक है भाई, अगला पार्ट समझ में आ गया होगा आपके। अगला पार्ट समझते हैं। अब लिखा हुआ है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द S1 चेंज, यानी S1 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, S1 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो कितना चेंज होगा अगर मैं S2 के अंदर, इफ द मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। ठीक है भाई, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फटाफट से नोट कर लेना बेटा जी। ठीक है, चलिए ये मैंने मिटा दिया। अब तीसरा वाला पार्ट करेंगे। तो तीसरे वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी पूछे गए हैं जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला गया मेरे पास दो सरफेस से, अब जैसे मैंने पहले क्या किया था, पहले छोटे वाले स्फीयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी, अब मैं बड़े वाले सरफेस के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब इस बार मैंने बड़े वाले स्लैब के अंदर क्या कर दिया भाई, बड़े वाले सर्कल के अंदर, सॉरी सर्कल नहीं है स्फीयर, अब मैंने बड़े वाले स्फीयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था। तो S2 में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से S1 से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसमें कितना चेंज आएगा, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो S1 से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसे निकालते कैसे हैं, उसे निकालेंगे सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे कि S1 के अंदर कितना चार्ज है। तो S1 के अंदर कितना चार्ज है भाई, S1 के अंदर Q1 चार्ज है। ठीक है भाई, डिवाइड किससे करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से।
तो भाई जब अपसाइलन नॉट से डिवाइड करेंगे तो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर तो एयर ही है ना, अगर इसके अंदर एयर तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर S1 के अंदर एयर है तो यहाँ पर क्या आएगा, अपसाइलन नॉट ही आएगा, अपसाइलन M नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब S2 के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखने से S1 से लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नो चेंज। ठीक है भाई, तो होप आप सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगले वाले पार्ट में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम समझाएंगे, वो वाला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मिस करते हो समझ लो बहुत सारी चीज़ें मिस कर ली है, इतना सारा जो मैंने पढ़ाया ना वो सारा वेस्ट हो जाएगा अगर आपने अगली वाली वीडियो नहीं देखी तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।